स्टडी दी एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे जे थॉमसन का मॉडल। जे जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, ही एक्सप्लेन्स दैट एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फेयर, कि एटम एक पॉजिटिव स्फेयर है, दैट एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फेयर, एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फेयर लाइक दिस, लाइक अ वाटरमेलन यू कैन से, जो अंदर का पल्प होता है उसकी तरह एटम एक पॉजिटिव स्फेयर है। एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फेयर विथ नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इनटू इट, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। ठीक है, एंड ही सेड इट एज द जे जे थॉमसन्स मॉडल। ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट द नंबर ऑफ electrons and protons are equal, that is atom is neutral as whole। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो एटम है वो एज होल न्यूट्रल है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ये पूरा एक पॉजिटिव स्फेयर है जिसमें जो सीड्स हैं वो एम्बेडेड है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस इज़ न्यूट्रल एज होल। ठीक है, देन आता है हमारा नेक्स्ट रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं किया है, रदरफोर्ड ने मतलब कुछ भी नहीं, बहुत कुछ किया है। रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिखाया। रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही टुक अ गोल्ड फॉइल एंड बम्बार्डेड दी अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ही टुक अ गोल्ड फॉइल एंड बम्बार्डेड दी अल्फा एंड बम्बार्डेड दी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन टू दैट गोल्ड फॉइल, and he noticed that क्योंकि according to J.J. Thomson, if the atom is neutral as a whole and it consists of the whole positive sphere, then the alpha particles are positively charged particles, then they might get deflected at large angles, but it didn't happen. The most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। ठीक है, undeflected वो पास कर गए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। whereas one in a 20,000 you can say approx डिफ्लेक्टेड बैक एट 180 डिग्री। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड के मॉडल की। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी? उनकी ऑब्जर्वेशंस थी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, and a small fraction of the alpha particles was reflected by a small angle, and very few alpha particles, approx 1 in 20,000, bounced back deflected by 180 degree। Now what was the conclusion? अब इसका conclusion क्या था? Conclusion was simple। conclusion ये था that most of the space is empty। most ज़्यादातर जो space है इसमें क्या है? empty है। एक atom में ज़्यादातर space empty है। most of the space is empty in the atom as most of the alpha particles passed through the atom undeflected, and the positively charged particles are present in a small region and in a very large in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles। and calculations by Rutherford showed that, और जो कैलकुलेशंस किया रदरफोर्ड ने उसने ये दिखाया दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, कि जो वॉल्यूम न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर रखी है इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल है एज़ कम्पेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम की टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल की? ठीक है, इनकी लिमिटेशंस ये थी, दो ही थी इनकी लिमिटेशंस थी। पहली ये, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे एटम की। ठीक है, दूसरी ये थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग दी एनर्जी शेल्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा पाए थे इलेक्ट्रॉन का। दूसरा ये था। ये इनकी लिमिटेशंस थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, अब हम देखो, अब ये हो गया सब, अब बोहर का मॉडल आता है। अब जब बोहर का मॉडल आता है तो बोहर के मॉडल की डिस्कवरी के लिए हम फॉर द डिस्कवरी ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, आई एम स्किपिंग दिस टॉपिक्स, आई विल डिस्कस लेटर। ये ड्रॉबैक्स से इनके पूरा एक्सप्लेन किया गया है, यही चीज़ इस पूरे में। ठीक है, अब डेवलपमेंट्स क्या थे लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम? जो डेवलपमेंट्स थे लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, दीज वर वेरी सिंपल। ठीक है, दो डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे जो कि बोहर मॉडल ऑफ एटम को लीड किए। पहला तो जो हम पढ़ेंगे वो ये होगा
कि डुअल नेचर, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डुअल नेचर, ठीक है, यानी कि ये दो तरीके से, वेव और पार्टिकल दोनों तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। इस डुअल नेचर को हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। दूसरा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन विच द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। केवल क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को अज्यूम करके ही, एनर्जी लेवल को अज्यूम करके ही एटम्स में हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पहले हम डुअल नेचर पढ़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। उससे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जाने क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ भी नहीं है, दीज आर द रेडिएशंस विच आर रेडिएटेड फ्रॉम द लाइट। इस तरीके से सिंपल शब्दों में मैं ये कह सकती हूँ। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊँ तो रेडिएशन इज़ द basically the charged particle. When the charged particle is under acceleration or are in motion, alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted, and these fields are transmitted in the form of waves known as electromagnetic waves, ठीक है। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, जब इस तरीके के चार्ज पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, पहले प्रोटॉन होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता है, मोशन में होते हैं या अंडर एक्सेलरेशन होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। दे प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग एंड magnetic fields and are produced and transmitted, and these fields are transmitted in the form of waves। और ये fields जो हैं किसके फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं, waves के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। these fields are transmitted in the form of waves which are known as electromagnetic waves। अब characteristics क्या हैं इन electromagnetic waves के? I am going to discuss 5 characteristics of electromagnetic waves। मैं 5 electromagnetic waves की characteristics पढ़ने जा रही हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ 5, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वेव इस तरीके से होता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो पार्ट होता है क्रेस्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ट्रफ होता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है एम्पलीट्यूड होता है, ये जो पूरा पार्ट होता है वेवलेंथ होता है, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है, द वेव्स कवर इन ए टाइम पीरियड, इस तरीके से हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी होती है जिसे शोन बाय न्यू, एंड ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यही हो गया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइक नॉर्मल वेव्स विच हैव एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ऑसिलेटिंग, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, ये इस तरीके से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही बनी है, तो दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, द ऑसिलेटिंग, नोट दिस वर्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स produced by oscillating charged particles are perpendicular to the direction of propagation of the wave, ठीक है। परपेंडिकुलर होते हैं वेव की डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। अब साउंड या मैकेनिकल वेव्स की तरह, अनलाइक साउंड या मैकेनिकल वेव्स की तरह, इन लोगों को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। साउंड या मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे कि एयर हो गया, पर इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, EMW को, किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिस्कस कर लिए, एंड दे आर कंपोज, फोर्थ है, दे आर कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स से बने होते हैं। ये 4th कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। 5th कैरेक्टरिस्टिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका 5th कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ नथिंग बट इट इज़ द
you know it is the set of different radiations of different wavelengths. ठीक है, ये बेसिकली अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स के. ठीक है, इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे. अब हम देखो, हमने वेव नेचर की तो बात कर ली, अब पार्टिकल नेचर की बात करनी ज़रूरी है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर की, जिसके जो पार्टिकल नेचर है वो हमें समझाएंगे प्लैंक साहब. अब ये प्लैंक कौन है भाई, कहाँ से नाम आ गया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. मैं सिंपल शब्द बता दूँ, H इज़ इक्वल्स टू C. H इज़ इक्वल्स टू बेसिकली H नहीं होगा, एनर्जी है ना, रुको बताती हूँ. E इज़ इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा. HC अपॉन लेमडा, ये थियोरी है पूरी. देखो क्या है कि एक मेटल सरफेस है, दिस इज़ अ मेटल सरफेस. यहाँ से कोई भी फोटोन जानते हैं हम क्या होता है? नहीं जानते. क्या है कि जो लाइट है, जब रेडिएशंस हैं, सॉरी, ये जब लाइट से आते हैं, प्लैंक एक्सप्लेन दैट द रेडिएशंस फ्रॉम लाइट कम और आर ट्रांसमिटेड, विच आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. दी Planck basically explained that the radiations transmitted from light, which are transmitted in the form of electromagnetic radiations, come in the form of packets or bundles of energy. यानी कि they come in discontinuous form as packets of energy or bundles of energy. ठीक है, known as, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा या फोटोन. ठीक है, सो प्लैंक एक्सप्लेन दैट द रेडिएशंस फ्रॉम लाइट विच आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नॉट कमिंग इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म, दे कम इन डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म. ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में आ रहे हैं. एंड एज पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और फोटॉन्स. ठीक है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं. एंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. और जो एनर्जी है हर एक फोटोन की, और एक एनर्जी है जो एनर्जी है हर एक फोटोन की, वो कैसी है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? फ्रीक्वेंसी से. और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? देखो इस चीज़ को ज़रा कनेक्टिविटी देखना. एनर्जी, energy is directly proportional to frequency and energy is directly to C upon lambda, right? and E, when ये proportional का साइन लगता है तो इक्वल टू आता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, HC अपॉन लेमडा. और यही हमारा प्लैंक्स क्वांटम थियोरी है, प्लैंक्स क्वांटम फार्मूला है. मैं सिंपल से फीचर्स बता देती हूँ. पहला तो ये डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में आता है पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा और फोटोन्स. दूसरा ये कि द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड जिससे हमें जो भी मिल जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट मिल जाता है.